मुकाबला का वक्त हो गया है। मुकाबला में हम चर्चा करेंगे कि 120 से 100 क्या बीजेपी इस बार 120 सीटें जो कि एग्जिट पोल बता रहा है उतनी सीटें जीतेगी या फिर इस बार मुकाबला 150 तक पहुंच जाएगा, जैसा कि बीजेपी के कुछ नेताओं का दावा है। राजकोट हम आपको बताएं कि अगले शो की हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो बीजेपी गुजरात में फिर से सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की सामने आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक 121 सीटों से आसपास बीजेपी रह सकती है, लेकिन क्या बीजेपी जो कह रही है कि 150 का आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी या नहीं, वो आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा क्या बीजेपी को हासिल हो पाएगा नहीं, इस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे मुकाबला में, जिन पर हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि मुकाबला का वक्त हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर मुकाबला में किस तरीके से तमाम उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे, खासतौर पर वो फैक्टर जो फैक्टर बीजेपी अपने फेवर में देख रही है, वो फैक्टर जो कि बीजेपी यहां पर बता रही है कि आखिर वो 150 सीटें कैसे जीत पाएगी। 120 का वो आंकड़ा जो एग्जिट पोल बता रहा है, लेकिन बीजेपी बता रही है कि वो इस बार 150 के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ज्यादा आएंगे, 145-50 तक आंकड़ा पहुंचेगा। ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ भरोसा ही दिखा रहा है कि इस बार के सेकंड फेज के चुनाव में बड़े मात्रा में मतदाताओं ने अपना भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन और गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल का शासन निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को प्रभावित किया है और इसी कारण एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सेकंड फेज के इस चुनाव में कहीं ना कहीं हर जगह वो उत्साह था, गांवों में वो उत्साह था, शहरों में वो उत्साह था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर शासन में लाना है और इसी कारण जो 25 साल का जो भरोसा है वो और ज़्यादा हुआ है। सरकार हमारी ही बन रही है, लेकिन इस एग्जिट पोल में सीटें बढ़ेगी। जब मैं ये कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, उसी समय मैंने ये भी कहा था कि जनता खुल के मीडिया के सामने या रिपोर्टर जर्नलिस्ट के सामने आकर ये नहीं बोलेगी कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कि मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये यहाँ का पहले से ही डरावना माहौल है और ये माहौल में वो सच्चाई नहीं बताएंगे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल मैं उसको भरोसेमंद जो नहीं बताता, उसकी सिस्टम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सैंपल है जिसके आधार पर ये उन्होंने ये पूरा एग्जिट पोल बनाया है, वो सैंपल ने सही इंफॉर्मेशन कभी मीडिया के सामने देने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारी मात्रा में लोग अपनी बात छिपाते हैं, इसकी वजह से मैं उसको मानता नहीं हूँ। आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस दफा कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम मेजोरिटी सीट लाएंगे। देखिए, हमने अपना पहला इलेक्शन दिसंबर 2013 में लड़ा था, तब से लेकर आज तक हर एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को कम आंका है, अंडर एस्टिमेट किया है और एक प्रकार से हर एग्जिट पोल के अंदर ये कमी देखी गई है कि आम आदमी पार्टी के मतदाताओं की संख्या को, आम आदमी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज को कम करके दिखाया जाता है सर्वेज में। उसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो मतदाता है वो एक साइलेंट वोट पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो थोड़ा सा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा नज़र आता है या ज़्यादा सुनाई देता है। उनका 4 वोटर 8 वोटर के बराबर शोर में या देखने में कहीं कहीं नज़र आता है और आम आदमी पार्टी का मतदाता थोड़ा कम आंका जाता है। ये अक्सर सारे एग्जिट पोल्स में 2013 से लेकर आज तक देखा गया है। तो आपने तमाम राजनेताओं की बातें सुनी, आखिर उनका क्या क्या कहना है। हार्दिक पटेल क्या कह रहे हैं, अर्जुन मोढवाडिया क्या कह रहे हैं और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। अब वक्त हो गया मुकाबला का। मुकाबला में आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है 150 सीटों का, 150 पार हो जाएंगी कि क्या आखिर बीजेपी सच में 150 का वो जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी। तमाम एग्जिट पोल, तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे यही बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार गुजरात में सरकार बना रही है। इंडिया टीवी का और इंडिया टीवी मेट्राइज
2022 का ये एग्जिट पोल भी बता रहा है कि 112 से 121 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कई ऐसे एग्जिट पोल है जो बीजेपी को 160, कोई एग्जिट पोल बीजेपी को 150, कोई एग्जिट पोल बीजेपी को 140 सीटें जिताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर उसका मोटा मोटा एक एवरेज निकाले तो वो एवरेज भी 125 ही दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी 125 सीटों तक इस बार के चुनावों में जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल की बात है, जब नतीजे 8 तारीख को आएंगे तब आखिर पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में पाटीदार आंदोलन काफी ज्यादा हावी था। पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को इतना नुकसान हुआ कि सीटें सिर्फ 99 तक सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने कई सीटें जीती, लेकिन अब वो 99 सीटें क्या 120 या फिर 140 या 150 जो बीजेपी दावा कर रही है वहां तक पहुंच पा गया नहीं। क्या इस बार का मुकाबले में बीजेपी के राह में कोई कांटा नहीं है? क्या इस बार बीजेपी की राह सीधी आसान है? किन मुकाबलों पर इस बार का, किन मुद्दों पर इस बार का ये वोटिंग हुआ है? किन मुद्दों पर इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा है? क्या ये हाईएस्ट स्कोर कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने जो बनाया था 149 सीटों का, क्या बीजेपी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन क्या वो 127 सीटों का रिकॉर्ड टूट पाएगा? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। निर्भय कपूर इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं। राजिका कचेरिया जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं राजिका जी आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो दावा कर रही है बीजेपी, हमने कल हर्ष सांघवी जी को भी सुना और भी कई तमाम नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि 150 का आंकड़ा, 120 जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, 150 जो कि बीजेपी बता रही है, क्या वो 150 का आंकड़े का इतना कॉन्फिडेंस है कि सच में रिकॉर्ड टूट जाएंगे? बिल्कुल, और ये दावा नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि हमारी सरकार जरूर इसी प्रचंड बहुमत से बनेगी, क्योंकि गुजरात में काम किया गया है। गुजरात के साथ, हर एक गुजराती के साथ एक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, और जब संबंध बनता है, किसी का जब काम होता है तो वो उसके मन में बस जाता है, और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन क्या आपको किसी विपक्ष की पार्टी का, फिर चाहे वो कांग्रेस की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कांग्रेस का अंडरकरंट है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को कहा था कि उसको अवॉइड ना करें, उसको आप जरूर देखते रहें, और आम आदमी पार्टी का अंडरकरंट, क्या आपको किसी का भी अंडरकरंट दिखाई दिया है चुनाव में? आपके विरोध में क्या लगा है कि कोई पार्टी खड़ी हुई है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस तो टूटती हुई एक बहुत बड़ी नैया है, जो खुद संभालते संभालते शायद भारत जोड़ों की एक समस्या है, जो ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग खुद जोड़ सके। तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं हमारे लिए कोई भी प्रकार की समस्या रख सकती है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में तो उन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस किया ही नहीं है, तो गुजरात में आके क्या करेंगे? गुजरात की राजनीति बहुत ही अलग है, वो बाहर से किसी भी इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो काम किया गया है वो स्पेसिफिकली दिल्ली का जगह अगर आप देखो, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें रही गई हैं कि हम लोग फ्री बिजली देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन वो कहाँ पर खड़ा है? स्कूल्स किस हालत में खड़ी हैं? बिजली की बात है तो जैसे ही 300 यूनिट पार करता है उसका कितना ज्यादा पैसा देने लगते हैं लोगों को। तो ये सब चीजें जो है वो भारत में भले दिल्ली में हो रहा हो, लेकिन यहाँ तक तो आवाज तो आती ही है, और लोगों को बिल्कुल भी आई थिंक ये जो नई पार्टी है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। बिल्कुल लोगों को विश्वास नहीं है नई पार्टियों पर, लेकिन क्या वो नई पार्टियां थोड़ा सा भी डैमेज कर पाएंगी? निर्णय जी, ये थोड़ा सा जो डैमेज है, ये कितनी सीटों का डैमेज हो सकता है? अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी अगर एंट्री ली है इस बार के चुनाव में, तो क्या इस बार वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को उनके फ्री के जो उन्होंने फ्री रेवड़ियों अगर कहें हैं उसके तौर पर जो उन्होंने वायदे किया उस पर जा सकता है, या फिर इस बार ये सारा चुनाव मोदी लहर के नाम पर जा रहा है? देखिए, मोदी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरे चुनाव में। मैं आपको अगर अपना खुद का अनुभव बताऊं तो जब मैंने इस चुनाव का कवरेज करना शुरू किया और अलग अलग इलाकों में जब मैं घूमा, तब शुरू में हमें ये दिख रहा था कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और दूसरी जो समस्याएं थी, जो पेपर लीक की बातें चल रही थी, या दूसरी जो भी युवाओं में नाराजगी थी जिन मुद्दों को लेकर के, वो दिख रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि वो दिख नहीं रहे थे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। गुजरात चुनाव को मैं हमेशा दो भागों में बांट कर देखता हूं, एक मोदी के प्रचार से पहले का और एक मोदी से प्रचार के बाद का चुनाव। और हमेशा एक जो
स्टार्क ये डिफरेंस मैंने देखा है वो है कि जब मोदी चुनाव में उतरते हैं उसके बाद पूरा सीन बदल जाता है। और इंटरेस्टिंगली मैं खुद भी हैरान हूँ इनफैक्ट इस बार इस पूरे फिनोमिना को देख के कि जो मुद्दे फोर फ्रंट पे दिख रहे थे चुनाव के शुरुआत में, शायद आम आदमी पार्टी का या तो प्रचार उस टाइम कल्मिनेशन पे था जो बाद में धीरे धीरे मुझे डिक्रीज होता हुआ दिखा। कांग्रेस का एक साइलेंट प्रचार जरूर चल रहा था, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ये तो वोटों में ही पता चल पाएगा, अगले 2 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि जिन मुद्दों पे चुनाव हम देख रहे थे कि केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है, जब से नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरे और उसके बाद जब लोग वोट डालते जाते हुए दिखे और उसके बाद जो फीडबैक आ रहा है वोटिंग के बाद, उसमें ये पता चल रहा है कि मोदी के नाम पे बहुत वोट पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो कोर इश्यूज थे वो भी पीछे छूट गए? और वैसे हमने अक्सर देखा है चुनावों में, गुजरात में चुनाव दर चुनाव ये हम देखते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो बीजेपी के लिए हमेशा एक ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है और बीजेपी को ये यूज करना आता है, उसे किस तरह से चैनलाइज करना है, किस तरह से लोगों के बीच में उसे बैठाना है। वैसे भी मोदी की स्वीकृति बहुत ज्यादा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही जो कई बार दूसरे इश्यूज को भी एक तरह से हम कहेंगे बैक सीट पे डाल देता है। बिल्कुल, मोदी फैक्टर, मोदी एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जो बीजेपी इस्तेमाल करती है। हमारे साथ इस वक्त प्रगति आहिर जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। प्रगति जी, स्वागत है आपका। अब क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखा कि कितनी सीटें कांग्रेस को, कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। इस एग्जिट पोल पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके ही जो बड़े नेता है अर्जुन मोढवाडिया, वो कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर है जो कांग्रेस की तरफ जाएगा। गौनिका जी, जैसे कल एग्जिट पोल हमने देखा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने विलेज विलेज जाके जो प्रचार किया था, लोगों से जो मिले थे, तो लोगों में जो इस बार आप देखो तो पहले ऐसा होता था कि चुनाव के प्रचार के दौरान माहौल से पता चल जाता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। उसके बाद फर्स्ट फेज का इलेक्शन गुजरात में होता है तो पता चलता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। पर इस बार आप देखोगे ना तो प्रचार में भी लोग साइलेंट रहे। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में भी जब वोटिंग करने के लिए लोग गए तो वो साइलेंट रहे। पर जैसे हम गांव-गांव में गए थे, लोगों से मिले थे, तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था लोगों के बीच में। और सरकार के प्रति सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था लोगों का कि हम लोगों ने 27 साल से वोट देते आए हैं, हमें मोदी जी के ऊपर भरोसा था कि वो केंद्र में जाके हमारे लिए कुछ करेंगे, रोजगारी के लिए कुछ करेंगे, महंगाई को कम करने की बात करके वो जब सत्ता में आए थे तो करेंगे। जबकि 8 साल केंद्र में रहने के बाद, 27 साल गुजरात में रहने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए। जो गुजरात की जनता चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी से, उसमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम आप देखो तो लास्ट टाइम के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ये था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बजाय जो युवा पेपर देने के लिए जा रहे थे तो 18 जितने पेपर गुजरात में लीक हुए हैं। तो युवाओं का भविष्य का भी एक प्रश्नार्थ बन गया है। महिलाओं को सुरक्षा को लेके देख लो, जो गुजरात में महिलाएं अकेली कहीं पे भी घूम सकती थी, अभी डरने लगी है कि दिन दहाड़े निकलेंगे और कोई शंकी आके उसका गला काट देगा तो, उसका नाक काट देगा तो, उसका मर्डर कर देगा तो, उसके साथ दुष्कर्म कर देगा तो। ये परिस्थिति अभी गुजरात की हुई है। और महंगाई का देखो तो स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के समय में जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो अच्छी थी उसमें से 6000 जितनी स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। और साथ में 2400 जितनी स्कूल ऐसी है कि जहाँ पे टीचर्स नहीं है। और जो खेल से गुजरात, रमशे गुजरात का जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि गुजरात में पिछले 11 साल से एक भी स्कूल में जो हमारे पीटी के टीचर होते हैं, जो खेल कूद के जो टीचर होते हैं, उसकी भर्ती ही नहीं की गई है। तो लोगों के बीच में जाके कल एग्जिट पोल के बारे में हमने सुना, लोगों से बात भी किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, हमने आम जनता से भी पूछा कि आप एग्जिट पोल से क्या मानते हो, तो बोल रहे थे कि कई बार एग्जिट पोल्स झूठे आए हैं, झूठे हुए हैं, तो इस बार भी झूठे होंगे और इस बार सत्ता परिवर्तन गुजरात में चौकस से आएगा। ये राधिका जी, जैसे उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाएं बाहर निकलेंगी, उनका गला काट दिया जाएगा, महिला अपराध बढ़ रहा है, तो 5 साल में या पिछले 27 साल में कहें तो क्या किया आपने? वो तो सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, हाल ही में गरिश्मा केस हुआ था जो बहुत ही दर्दनाक किस्सा था। 47 दिन में इसका निर्णय हुआ और बाहर जो जिसने ये दुष्कर्म किया था उसको जेल हुई गई।
जो भी यहाँ पर कोई भी प्रकार की ऐसी प्रकार की दुष्कर्म करता है कोई भी नारी के प्रति, उसको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलता है और सजा मिलती है। हम लोगों के यहाँ एक 181 हेल्पलाइन है, जो अगर आप फोन करते हो तो तुरंत उस पर एक्शन आता है। एक शी टीम है जो पुलिस ने बनाई है, वो शी टीम इतनी सक्षम है कि जैसे ही फोन जाता है तुरंत वहाँ लोग हाजिर हो जाते हैं। वहाँ बहनें, औरतें, इस पूरी शी टीम में महिला पुलिस कर्मचारी हैं और वो लोग बिल्कुल इतनी ट्रेंड है कि वो लोग एक मामले को फटाफट सुलटा भी देती हैं, क्योंकि कभी कभी रेप केस में या कभी कभी एक महिला को दिक्कत होती है पुलिस स्टेशन में जाना, बात करना, FIR लगाना, तो यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं वो आपके घर पर आएंगी। जो भी आपके साथ तकलीफ हुई है, जो भी दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ उसको समझ के ये पूरी की पूरी बात सुलटाई जाती है। और अगर जो भी ये इंसान जिसने किया है उसको भी कैद के साथ उसको भी जेल हुई जाती है और उसको डेफिनेटली एक दंड मिलता है, जिसके कारण पूरे समाज में भी एक बहुत लाउड मैसेज हो जाता है। बिल्कुल, इन्होंने प्रगति जी सारे इन्होंने चीजें गिनाई और कि मैं क्या आपको किया एक गया और बताऊं, नवरात्रि में जो लड़कियां 2-2 बजे 1:30 बजे बैकलेस चोली पर 2 व्हीलर पर जाती है, वो मेरे गुजरात की बहनें हैं जो कहती हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जाएंगे, हम ये 9 दिन मजा करेंगे और कोई भी किसी की भी ताकत हो तो बताना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमें बचा लेगी। ये है नवरात्रि, जो हर 9 दिन लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं और मजा करती हैं। बिल्कुल, मैं प्रगति जी, मैं एक राधिका चीज जी से पूछना चाहती हूँ हाँ कि 27 साल पहले गुजरात में क्या नवरात्रि नहीं होती थी? हाँ। 27 साल पहले क्या महिलाएं बाहर नहीं निकलती? होती थी। नवरात्रि के 9 दिन नहीं चलिए खेलती ये थी? तो तमाम मुद्दे रहे ये तो जिन पर गुजरात वोट की संस्कृति है। जिन पर वोट नवरात्रि हुआ है। की लेकिन संस्कृति मैं है। अभी जब मैं बोल रही हूँ तो मैं आप एग्जिट संस्कृति की पोल बात ला रहे पर हैं। मैं एग्जिट पोल पर वापस आना चाहूंगी। क्या आप एग्जिट पोल के नतीजों को मानते हैं? क्या एग्जिट पोल के नतीजे जब आपके फेवर में जाते हैं तो सही रहते हैं, जब आपके फेवर में नहीं जाते तो वो गलत हो जाते हैं? गोनिका जी, हमने छत्तीसगढ़ के भी कुछ एग्जिट पोल्स देखे थे और सारी मीडिया चैनल्स और सारे पोल्स वगैरह बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है, पर नतीजा क्या आया? कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी ना, तो इस बार गुजरात के नतीजे भी बहुत अच्छे से आएंगे, आप देखना। मतलब लोग जो चाहते हैं वो नतीजे आएंगे, क्योंकि हमने जाके पूछा है गोनिका जी, हम लोगों से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकारा है ना कि हम गांव-गांव गए हैं, तो लोगों ने हमें बताया है कि हम महंगाई से बहुत परेशान है। आज भी जो कल सेकंड फेज का वोटिंग हुआ ना, तो सेकंड फेज में आज भी पीने के पानी का बहुत बड़ी समस्या है। जो 27 साल से विकास की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, वहाँ पीने का पानी तक नहीं पहुँचा पाई है। वहाँ पे आज भी किसानों को जो लाइट दिया जाता है, 8 घंटे की लाइट की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें भी 8-10 काप बीच में आ जाता है और पूरी वो लाइट बिजली भी नहीं दे पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक सुई से लेके कुछ भी लेने के लिए आज मार्केट में निकलते हैं तो उसकी प्राइस निर्मला जी, क्योंकि ये दोनों मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई। एक मिनट राधिका जी, 1 मिनट, महंगाई और महिलाओं का मुद्दा है, क्या आपको ग्राउंड पर ये मुद्दे दिखे? पहले तो मैं अपने दोनों गेस्ट से एक बात क्लियर कर दूं कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, तो आप मुद्दों पे आप जो भी कहेंगे वो जनता उस पर अपना फैसला सुना चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं, सुनिए जनता उस पर फैसला सुना चुकी है। अब बात ये हो रही है कि आप लोगों का इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा रहा। मैं आपसे प्रगति जी सबसे पहले एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस बात कर रही हैं वोटर की आपके साथ, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से वोटिंग डिक्लाइन हुई है वो तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई है। लास्ट ईयर आप देखिए जिस प्रकार का आंदोलन का माहौल था, जिस प्रकार का एक तरह से एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट पूरी तरह से साफ दिख रहा था, उसके चलते जबरदस्त वोटिंग हुई। इस बार आप देखिए दोनों फेजेस में वोटिंग नीचे गिर गई। अभी जब यानी मैं कांग्रेस का वोटर नहीं बता निकला। रहे थे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, चलो हम भी मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा है, समझे आप। और दूसरी बात यह कि मोदी जी के 51 किलोमीटर का सबसे बड़ा रोड शो अहमदाबाद में हुआ, राइट? इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हुआ। अच्छी बात तो है ना? उसके हाँ अच्छी बात है, हम मानते हैं कि चलो अच्छी बात है। उसके बावजूद भी अहमदाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है। एलिस ब्रिज सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई है। उससे पता चलता है कि बीजेपी के जो कमिटेड वोटर है वो बीजेपी से नाराज है और वो वोटिंग करने नहीं गए। ऐसा कुछ जितने नहीं। वोटर्स बाहर निकले हैं वो
एंटी इनकमेंसी के वोट है, जिसको कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, और जो लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए वो वोट्स बाहर आए। बाकी जो देख लीजिए आप, सिटी में सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई है और सारे विलेजेस में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा वोटिंग विलेजेस में हुई है। महिलाएं और वोटिंग तो दोनों जगह कम हुई है, वोटिंग दोनों जगह हुई है। मैं आपको एक छोटा सा फिगर बता देता हूँ। 41 सीटें ऐसी हैं जहां पे 10% से ज्यादा वोटिंग कम हुई है, और 42 सीटें ऐसी हैं जहां पे 5% से कम हुई है वोटिंग। यानी 93 सीट्स पे जहां पे पोलिंग हुई है उसमें से 83 सीट्स पे वोटिंग कम हुई है। इसलिए गांव और शहरी इलाके दोनों में वोटिंग कम हुई है। सवाल ये है कि आपका वोटर बाहर आया या नहीं, और आपसे भी कांग्रेस पार्टी का जैसे आप दोनों में से किसको लगता है कि किसका वोटर बाहर नहीं आया? फर्स्ट फेज में पहले वोटिंग बैंक को कम हुई finish करने थी, दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष जी है जगदीश ठाकुर जी, हमारे सुखराम भाई राठवा जी, हमारे प्रभारी श्री इंचार्ज श्री, सबने मिलके बूथ कमेटी के जो हमारे एजेंट है उसकी मीटिंग बुलाई थी और बोला था कि आप अपने विलेज से और आसपास के एरिया से कोई एक भी वोटर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो कम से कम बूथ तक ना पहुंचे। तो कांग्रेस पार्टी ने वो मेहनत की है सेकंड फेज में कि हमारा जो वोटर है वो एटलीस्ट बूथ तक पहुंचे और अपना वोटिंग कर पाए। तो इस बात से मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के वोटर्स बाहर निकले हैं, उसने वोटिंग किया है। आप अहमदाबाद, इसीलिए मैं शहरों का बार बार बोल रही हूँ, जैसे आप साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, वहाँ गाँव में ज्यादा वोटिंग हुई है, जो सिटी एरिया आता है वहाँ पे कम वोटिंग हुई है। मैं राजिका जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि वोटर निकला नहीं, वो किसका वोटर नहीं निकला? उनका कहना है कि वो तो बूथ तक लेकर गए थे, उनके तो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो उनको जिम्मेदारी दी थी कि बूथ तक आप लेकर जाएं वोटर को। सेकंड फेज में इसकी कोशिश भी की गई, तो क्या आपका वोटर बाहर नहीं निकला? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वोटर्स निकले हैं बाहर। हमारे तो पेज प्रमुख रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की जो ताकत है वो शक्ति केंद्र और बूथ तक है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़े युवान नहीं आए हैं, अगर आप देखेंगे तो युवानों का जो रेशो है वो बहुत कम हुआ है। दूसरा, इस समय थोड़ी शादियां भी चल रही थी। तीसरी बात यह है कि काफी लोग जब कोविड के टाइम में जितने लोग नहीं रहे हैं वो लोग मतदार यादी से अभी तक निकले नहीं हैं, वो चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को वो डिफिसिट लग रहा है। लेकिन ओवरऑल जैसे हम देखेंगे तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर थे, क्योंकि कल ये गुड न्यूज हमें मिलने वाली है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जहां पर भूपेंद्र भाई हमारे जो मुख्यमंत्री का नाम है, मुख्यमंत्री जी का पद ग्रहण करेंगे और हमारी सरकार वापस 7वीं बार गुजरात में आएगी। राजिका जी, ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता एक्टिव थे, वोटर्स को बाहर निकाला, तो फिर ये जो परसेंटेज में इतना डिक्लाइन है, देखिए, मुझे एक बात बताइए, हम ये जो देख रहे हैं इस बार चुनाव से पहले लगातार जी, बीजेपी पहली बार इतने सारे रेबल्स को फेस कर रही है, पार्टी के अंदर कई सीटों में इनफाइटिंग दिखी, कहीं उसका प्रभाव तो नहीं है कि बहुत सारी जगह पे कार्यकर्ता निष्क्रिय थे और इस वजह से वो बीजेपी का जो वोटर है उसे बाहर ही निकाल के नहीं लाए? नहीं, ऐसा होता है जब पार्टी किसी को मैंडेट देती है, टिकट देती है, तब वो बहुत समझदारी से वो काम करती है। सब चीजें देख के ही उस इंसान को टिकट मिलता है, और जब वो टिकट मिलता है, शायद जो जिन लोगों को एक इच्छा थी कि मुझे मिलना चाहिए और उनको नहीं मिलता है, थोड़े समय के एक ह्यूमन थोड़े समय के लिए उनको खराब लगता है, लेकिन हर एक कार्यकर्ता के दिल में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आग है और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने की भावना है, वो उनको वापस ले जाती है और पूरे इलेक्शन में वही लोग काम करते हैं और वही लोग जीत भी दिलाते हैं। हाँ, मैं आपको वापस कहना चाहूंगी कि शायद युवान नहीं निकले हैं, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो युवानों की जो वोटिंग है, जो न्यू वोटर्स है, वो बहुत कम नजर आए हैं। तो मुझे वहां पर थोड़ा एक नहीं, तो ये किसके अगेंस्ट में जाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि जो वोटर्स, जो वर्किंग वोटर्स है, जो लगभग ओल्ड एज के हो या मध्यम एज के लोग हैं, वो तो काम जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। हमारा संबंध आजकल का नहीं है, हमारा संबंध 27 साल का है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वो संबंध, वो प्यार, वो विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रचंड बहुमत से आएगी। निर्णय जी, क्योंकि आप ग्राउंड पर गए, जिस तरह उन्होंने कहा कि युवाओं में युवा निकले ही नहीं बाहर, युवा ने वोट नहीं दिया, तो क्या वो युवाओं में नाराजगी भी थी? क्योंकि कई जगह पर ये कहा जा रहा है कि युवा नाराज था बीजेपी से। कई ऐसी जगह हुई जहां पर कई ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया जो दागी था, जिस पर कई केस थे। देखिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ गोनिका, जो मैंने अभी इन्हें भी बताया कि 41 सीटें यानी 93 में से 83 सीटें ऐसी हैं जहां पे वोटिंग कम हुआ है, ठीक है, और कहीं कहीं तो 10% और 5% से ज्यादा वोटिंग कम हुआ है। ये साफ रिफ्लेक्ट करता है कि मतदाता जो है उसमें उदासीनता थी और दोनों फेजेस में वो उदासीनता दिखी है। वरना आप मुझे बताइए कि मतदाता जब बाहर नहीं निकल रहा है
तब ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मतदाता के अंदर, जो कि पहले हम चर्चा करते थे कि एक सिनिसिज्म आ गया था वोटर्स में कि कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है, या तो फिर इस बार ये हो सकता है कि बीजेपी का वोटर इतना अश्योर्ड था कि सरकार बनी रही है और बड़ी कंफर्टेबली बन रही है, तो मेरे वोट न डालने से क्या होगा। मुझे ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। मेरे हिसाब से मतदाता के अंदर उदासीनता जरूर दिखी है। अब वो कौन से मतदाता में दिखी है ये 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज साफ है कि कांग्रेस जिस बूथ मैनेजमेंट की बात कर रही है, पहले हम कांग्रेस की बात कर लें फिर बीजेपी की बात भी मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस जिस बूथ मैनेजमेंट की बात कर रही है, जब हमारे बड़े बड़े नेताओं से बात हुई थी कांग्रेस के, मैं आपके ध्यान पे लाना चाहता हूँ प्रगति जी, वो ये कहते थे कि हम प्रचार में इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग लगातार बहुत साइंटिफिकली इस बार अपने बूथों को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बूथों को पूरी तरह रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बीजेपी से भी ज्यादा अच्छा मैकेनिज्म हम बना के दिखाएंगे। लेकिन मुझे ग्राउंड पे कहीं नहीं दिखा, आप लोगों के टेबल्स नहीं दिख रहे थे बहुत सारी जगह, तो ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लें बीजेपी की। बीजेपी जो कि बहुत ही साइंटिफिकली काम करने वाली पार्टी है, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के तहत तमाम प्रकार से अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना कैडर है, उसे ऑर्गेनाइज करती है। ये हमने होते हुए भी देखा है। बीजेपी ने काफी मेहनत भी की है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि बीजेपी के बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मैं दोनों फेजेस की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के वर्कर्स भी निष्क्रिय दिखे हैं बहुत सारी जगह। अब मैं आपको बताऊं, कम से कम 27 जगह ऐसी हैं जहां पे बीजेपी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेबल्स का सामना करना पड़ रहा है इस बार। तो जाहिर सी बात है वो उसके जो कोर कैडर है उसको डेफिनेटली प्रभावित करेगा। तो इसलिए दोनों पार्टियों को अब ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, अभी दावे दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो वोटर है उसने जिस तरह से वोटिंग की है, मुझे लगता है कि उसने क्लैरिटी के बजाय सभी को कंफ्यूज ज्यादा कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है क्या प्रगति जी? क्योंकि आपके बड़े नेता तो यहाँ पर आए ही नहीं। पिछली बार एक अच्छी सीटें जो है आप लोग को मिलती हुई दिख रही थी, 99 सीटों पर बीजेपी आ गई थी, तो आप लोगों को एक अच्छा मार्जिन भी मिला था कि शायद आप इस बार के चुनाव में वो सीटों और ज्यादा सीटें हासिल करके ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बड़े नेताओं का गायब होना, क्या आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे कि कांग्रेस को गुजरात में नुकसान हो रहा है? वनिका जी, पहली बात तो मैं ये करूंगी कि हमारे बड़े नेता नहीं आए ऐसी बात नहीं है। जब चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू भी नहीं की थी ना, तब 5 सितंबर को माननीय राहुल गांधी जी गुजरात में आए थे। उसने 8 वचन जो जनता के लिए देने थे वो दिए थे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने घर घर जाके वो 8 वचन पहुंचाए थे। उसके बाद में भी 2 बार राहुल जी आए, हमारे माननीय खड़गे जी, हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष है, वो आए थे, राजस्थान के सीएम गहलोत जी भी यहाँ पे थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, प्रचार किया है। हमने इतना कम प्रचार किया, हमारे कम इतने नेता है, फिर भी बीजेपी के छक्के छूट गए थे। देखो, मोदी जी को कंटिन्यूसली लास्ट 15 डेज में से 9 दिन गुजरात में रहना पड़ा। वो भूल गए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात के प्रचारक मंत्री बन के रह गए थे। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरी बड़ी बहन बता रही थी कि युवाओं ने वोट नहीं किया, तो मैं तो वही बता रही हूँ कि युवाओं ने वोट नहीं किया। जिसके पेपर लीक हुए वो नहीं गए बूथ पर। पेपर तो राजस्थान में भी लीक हुए थे। दूसरी बात ये मैं बता रही हूँ कि आप पिछले 5 नए वोटर्स की बात कर रहे हो। पिछले 5 साल में नए वोटर्स ने क्या देखा? भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के जिसकी वजह से मोरबी का ब्रिज टूटा, भारतीय जनता पार्टी का वो भ्रष्टाचार के जिसके वजह से लट्ठा कांड में 50 से ज्यादा लोगों की भी आप मुद्दा नहीं बना पाए। नहीं, मोरबी में लट्ठा कांड में मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी का वो भ्रष्टाचार, लेकिन एग्जिट पोल में मोरबी की सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। अरे एग्जिट पोल तो मैं मान ही नहीं रही हूँ कि गुजरात की जनता भी नहीं मान रही है। आप गुजरात की जनता के पास में जाके सर्वे कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस बार एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल नहीं है, वो एग्जिट पोल है। और जब एग्जिट पोल आएंगे तब ये सारे दावे गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जनता की सरकार बनेगी और जनता सर्वोपरि रहती है सरकार बनाने की। राधिका जी, 150 का जो आंकड़ा है वो दावा किया जा रहा है, क्या बीजेपी इस स्टेज में है इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद, 2 चरणों के मतदान के बाद? क्या सच में वो आंकड़ा जो 120 का जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो आंकड़ा 150 तक पहुंच जाएगा? क्या कॉन्फिडेंस है इतना? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा, ये दावेदारी नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि एक रिश्ता रहा है पूरे गुजरात के वोटर्स के साथ।
काम हुआ है, सिर्फ बातें नहीं हुई हैं। कांग्रेस के समय में पानी मिलना दिक्कत था, टैंकर का एक कल्चर था जहां पर टैंकर्स बेचे जाते थे कांग्रेस के पास से। अभी आप देखिए एक नल से जल योजना है जो घर घर नल के कारण जल पहुंचता है। आइए मेरे साथ में हमारी देखिए आप लोगों ने सब जगह पानी नहीं पहुंचाया, हमें पहुंचाने के लिए कुछ तो समय दीजिए। आपने 75 साल लगाए, 75 साल समय तो लगता है। 21वीं सदी में जीते हैं हम। प्रगति नर्मदा में पानी भरने जो की बात नर्मदा करते बना हैं, है, किसानों जो को ये पानी पानी आप मिल रहा देते हैं, है। आज हम और आपकी जो किनारे बनाई है उसमें भी आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। समझ नहीं आएगा, आप एक एक करके अपनी बात रखे दोनों। और मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप खेडूत की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, हर एक गांव में आय दुगनी हुई, हर एक गांव की आय में दुगनी हुई। बिल्कुल 2022 बिल्कुल में हुई। जो और बोल मैं रहे कहती हूँ कैसे, आइए क्योंकि मेरे पास में। हर मुझे जगह एक सोलर किसान ऐसा पैनलिंग दिखाओ लगा जिसकी गया। आय दुगनी सोलर हुई। पैनलिंग से जो उनको बिजली मिलती है वो ना ही केवल खुद उसको यूज करते हैं, पर उसको वापस लौटाते भी हैं ग्रिड के कारण। ये सब चीजें कहाँ थी पहले जमाने में। दूसरा, सॉइल जो है टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग एक बहुत बहुत जरूरी चीज होता है कोई भी खेडूत के जीवन में, क्योंकि उसको उसकी धरती क्या उत्पादन करके दे सकती है वो उसको एक रिपोर्ट कार्ड देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर से बात हुई ना, जमीन नापने की बात नहीं है मैडम, ये जमीन टेस्ट करने की बात है। आप पूरा की 5-5 बीघा जमीन प्लीज समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं वो समझ रही हूँ, नापने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सॉइल टेस्टिंग की बात कर रही हूँ। पर किसानों के पास उसकी किसी ने- जमीन ही नहीं रही है, तो आप उसकी बात कर रहे हो। आप क्या बात कर रहे हैं? किसानों की जमीन कहाँ गई? खाने वाले तो कांग्रेस वाले थे, भारतीय जनता पार्टी खाते नहीं है, और इसीलिए आपके कांग्रेस वाले आज तक इतने अमीर है और घूम रहे हैं। अरे कहाँ से आया है फंड्स बताइए तो मुझे। भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए, हर बार रहने तो दीजिए। सिस्टम हो रही इसमें है हम लोग आपकी। अंदर ना जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप लोग कहाँ से क्या क्या लाए हैं? आपके दिल्ली के हेडक्वार्टर्स भी कैसे झूम रहे हैं नशा में, वो मुझे मुंह मत खिलाइए। मुझे सोनिया मुंह मत जी खिलाओ, और राहुल यहाँ जी का आज कमलम तक कितना कहाँ घूम रहा है, से जी, 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 देखिए, आओ मेरे साथ में, मैं हम इसमें गुजरात के चुनाव तक ही सीधा रहे तो वही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एग्जिट पोल आप नहीं मान रही हैं, ठीक है, तो आप फिर ये बता दीजिए कि आपका आंकड़ा क्या कहता है। आप लोगों ने भी तो सर्वे अपना इंटरनल किया होगा, आप लोग का इंटरनल सर्वे क्या कहता है, कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? हमारा इंटरनल सर्वे बता रहा है कि गुजरात में 122 प्लस कांग्रेस पार्टी की सीट्स आएगी, और वो जनता के आशीर्वाद से आएगी, नहीं कि हमने कोई झूठा वायदा नहीं किया है, हमने जनता की बात की है। हम जनता के पास गए, जनता को समझा है, उसके प्रश्नों की आवाज हम बने। पिछले 5 सालों में 122 सीट कह रही हैं प्रगति जी। 122 मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर 122 सीट आपको लानी है तो आपको शहरों में भी सीटें जीतनी पड़ेंगी, है ना? तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, यहाँ आप कितनी सीटें जीत रही हैं? निर्णय जी, लास्ट टाइम कोरोना जब आया ना, तब कोरोना में लोगों की परिस्थिति बहुत खराब थी। उसमें भी ये बड़े शहर देख लीजिए आप, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट वगैरह में लोगों का आपको पता है कॉर्पोरेशन चुनाव में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उसके जस्ट बाद हुए कॉर्पोरेशन चुनाव में आप सारी सीटें हार गए थे। अरे कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, शाम दाम दंड भेद वो लगाती है। आप इस बार देखना, इस बार आप लोगों का वोट का पैटर्न भी आपने देखा होगा कि लोगों के वोट से पता नहीं चल रहा है। और इस बार कांग्रेस पार्टी विश्वास के साथ बोल रही है, जनता की आवाज से बोल रही है कि इस बार 122 प्लस सीट आएगी। और वो भी हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, पहले राजिका बेन मेरे साथ डिबेट में आते थे तो वो बोलते थे 182 में से 182 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम भी देखिए वो भी रियलिस्टिक नहीं था, और जो आप निर्णय जी, क्या आप रियलिस्टिक मान रही हैं इनके आंकड़े? मैं एक रियलिटी चेक खाली आपको बता दूं, सूरत, राजकोट, बड़ौदा और अहमदाबाद, ठीक है, इन सब के मिला के होती हैं करीब 16, 10, 26 और 12, 38 और 4, 42। 42 में से पिछली बार आपने सिर्फ 4 सीटें जीती थी अहमदाबाद में, ठीक है। अब इस बार जो मैं सीन देख रहा था, इस बार जो मैं सिनेरियो मेरे सामने था, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि कांग्रेस ये 4 सीटें बचाने के लिए भी एकदम उसकी हालत खराब हो रही है। अहमदाबाद में 5 सीट आएगी, आप देख लेना। इस बार अहमदाबाद में 5 सीट आएगी, राजकोट में 3 सीट आएगी, सूरत में भी 2 सीट काफी मजबूत हैं। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा। इससे क्या आप 122 का आंकड़ा छू लेंगे? बाकी आप देख लीजिए, 122 का आंकड़ा हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। लास्ट टाइम 78 सीट हमारी थी, उसमें एक जिग्नेश भाई मेवानी, मतलब 179 सीट्स थी, और उसके बाद भी 20 सीटों से ज्यादा सीटें ऐसी थी जो हम 2000 से कम वोटों से आ रहे थे। तो आप ये कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में
ऐसा मैनेजमेंट किया जो हम 2000 से जीते हैं या 2000 से हारे हैं। ऐसी सीटों पे हमने ज्यादा मेहनत की है, लोगों के पास गए, लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके लिए ये करेगी और आपके विश्वास को कायम तो रखेगी। सूरत अहमदाबाद राजकोट में आप कह रहे हैं लगभग 10 सीटें जीतेंगी, तो क्या आपको बाकी का जो फायदा है वो आपको आदिवासी सीटों पर, आदिवासी बहुल सीटों पर या ग्रामीण सीटों में मिलता दिख रहा है? ऑब्वियसली आदिवासी सीटों में तो आप देख लीजिए, जब आदिवासी जड़ जमीन जंगल ये तीनों के लिए लड़ रहे थे तब उसको कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।